नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हम अपने मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हैं? किसी की आंखें माँ पर जाती हैं तो किसी की नाक पापा से मिलती जुलती है। चलिए, आज इसी दिलचस्प रहस्य को सुलझाते हैं जो हमारे डीएनए में ही छिपा हुआ है। हाँ, ये सवाल तो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। और ये सिर्फ एक पारिवारिक पहेली नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा वैज्ञानिक रहस्य है, जिसे सुलझाने में साइंटिस्ट्स को सदियां लग गई। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जिसने सबसे पहले इस रहस्य से पर्दा उठाया। ये हैं ग्रेगर मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। वो एक साधु थे और अपने मठ के बगीचे में काम करते थे। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधों को चुना। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ गुण बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, जैसे या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना, कोई बीच की स्थिति नहीं। तो चलिए सीधे चलते हैं मेंडल के उस बगीचे में और देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे आनुवंशिकता के बुनियादी नियम हमारे सामने रखे। तो देखिए, मेंडल ने किया क्या। उन्होंने एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा लिया और उनका क्रॉस कराया। तो पहली पीढ़ी में कमाल हो गया, सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनेपन वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो अब है, जब मेंडल ने इन नए लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी में वो बौनापन रहस्यमयी तरीके से वापस आ गया। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? पहली पीढ़ी में जो गुण गायब हो गया था, वो अचानक से वापस कहाँ से टपक पड़ा? कोई जादू तो था नहीं। नहीं, जादू नहीं था। इसका जवाब छिपा है डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स के कॉन्सेप्ट में। देखिए, मेंडल ने ये पता लगाया कि हर गुण के लिए दो फैक्टर होते हैं। लंबेपन के जैसा गुण डोमिनेंट या प्रभावी होता है, मतलब अगर ये मौजूद है तो यही दिखेगा। और बौनेपन के जैसा गुण रेसेसिव या अप्रभावी होता है। ये बेचारा तभी दिखता है जब डोमिनेंट वाला मौजूद न हो। तो पहली पीढ़ी में बौनापन छिपा हुआ था, गायब नहीं हुआ था। तो ये तो हुई मटर के पौधों की बात, पर सवाल ये है कि क्या ये नियम हम इंसानों पर भी लागू होते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में कैसे काम करता है। मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे ना, आज की साइंस उन्हें जीन्स कहती है। ये जीन्स हमारे डीएनए के छोटे छोटे हिस्से हैं। समझिए कि एक रेसिपी बुक की तरह, हर गुण के लिए एक रेसिपी, और हमें हर रेसिपी की एक कॉपी मम्मी से मिलती है और एक पापा से। यही रेसिपी तय करती है कि पौधे की हाइट क्या होगी या हमारी आंखों का रंग कैसा होगा। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमारे कानों में ही छिपा है। कुछ लोगों के ईयरलोब्स यानी कान की निचली सतह जुड़ी हुई होती है और कुछ की अलग। ये भी डोमिनेंट और रिसेसिव जीन ही तय करते हैं। है ना कमाल की बात कि मेंडल की नियम हम पर कितने सटीक बैठते हैं। अच्छा, हेरिडिटी से जुड़ा एक और सवाल है जो बहुत पूछा जाता है। एक आम धारणा है कि बच्चे का जेंडर माँ पर निर्भर करता है। क्या ये सच है? चलिए इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। असल में बच्चे का जेंडर तय होता है क्रोमोसोम्स के एक खास जोड़े से। महिलाओं में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम यानी XX, और पुरुषों में होता है एक X और एक Y क्रोमोसोम यानी XY। तो मतलब सीधा सा है, माँ के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम है, तो बच्चे को उनसे हमेशा X ही मिलेगा। असली फैसला पिता की तरफ से होता है। अगर उनके स्पर्म में X क्रोमोसोम है और वो अंडे से मिलता है तो लड़की XX होगी, और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिलता है तो लड़का XY होगा। तो बच्चे का जेंडर पिता से आने वाले क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, माँ पर नहीं। तो अब हम ये तो समझ गए कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इवोल्यूशन यानी जैव विकास को। और इसे समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं 3 भृंगों की, या कहिए बीटल्स की। कल्पना कीजिए कि हरी झाड़ियों पर लाल रंग के बहुत सारे बीटल्स रहते हैं और कौवे उन्हें बड़े मजे से खाते हैं। तो सिचुएशन 1, मान लीजिए नॉर्मल वेरिएशन की वजह से एक हरे रंग का बीटल पैदा हो जाता है। अब क्या होगा? कौवों को हरी पत्तियों के बीच ये हरा बीटल आसानी से दिखेगा नहीं, तो वो बच जाएगा। और जब वो बचेगा तो अपने जैसे और हरे बच्चे पैदा करेगा। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हरे बीटल्स की आबादी बढ़ जाएगी। बस इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन क्या हर बदलाव इसलिए होता है क्योंकि कोई ट्रेट बेहतर है या फायदेमंद है? चलिए देखते हैं। अब सिचुएशन 2, मान लीजिए उसी आबादी में एक नीले रंग का बीटल भी पैदा हो जाता है।
कौओं को लाल और नीले दोनों ही साफ दिखते हैं, तो किसी को कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक एक हाथी आता है और उन झाड़ियों पर पैर रख देता है। और बस बाई चांस ज्यादातर लाल बीटल्स कुचले जाते हैं और नीले वाले बच जाते हैं। अब जो नीले बच्चे हैं वही आगे अपनी आबादी बढ़ाएंगे, तो अगली पीढ़ी में नीले बीटल ज्यादा होंगे। ये बदलाव किसी फायदे की वजह से नहीं हुआ, सिर्फ किस्मत से, एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ। इसी को साइंस में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब इवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, कभी कभी ये सर्वाइवल ऑफ द लकीएस्ट भी होता है। तो हमने नेचुरल सिलेक्शन देख लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी देख लिया। ये दोनों एक आबादी को बदल सकते हैं, पर इनसे पूरी की पूरी नई प्रजाति, एक नई स्पीशीज कैसे बनती है? इसको समझने के लिए वापस चलते हैं उन बीटल्स के पास। सोचिए, क्या हो अगर उन बीटल्स की आबादी के बीच में से एक बहुत बड़ी नदी बहना शुरू हो जाए? अब क्या होगा? आबादी 2 हिस्सों में बट गई। ये दोनों ग्रुप अब एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ब्रीड नहीं कर सकते। अब हजारों, लाखों सालों तक नदी के इस पार और उस पार दोनों ग्रुप्स में अलग अलग बदलाव आएंगे। हो सकता है एक तरफ नेचुरल सिलेक्शन किसी और रंग को फेवर करे, दूसरी तरफ जेनेटिक ड्रिफ्ट से कुछ और ही बदल जाए, और धीरे धीरे ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने अलग हो जाएंगे कि अगर लाखों साल बाद वो नदी सूख भी जाए और ये दोबारा मिले, तब भी ये आपस में बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और बस इसी पॉइंट पर हम कहते हैं कि एक नई स्पीशीज का जन्म हो गया है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि ट्रेड्स यानी गुण हमें अपने माता पिता से जीन्स के जरिए मिलते हैं। कुछ ट्रेड्स डोमिनेट होते हैं, कुछ रेसेसिव। फिर हमने देखा कि नेचुरल वेरिएशन यानी छोटे छोटे बदलाव इवोल्यूशन का कच्चा माल है। नेचुरल सिलेक्शन उन बदलावों को चुनता है जो सर्वाइवल में मदद करते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट वो तो बस बाई चांस काम करता है। और जब ये सब प्रक्रियाएं लाखों सालों तक चलती हैं, तो हमारे चारों ओर जीवन की एक कमाल की डाइवर्सिटी पैदा होती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हेरिडिटी और एवोल्यूशन की ये ताकतें आज भी इसी पल काम कर रही हैं, तो हम इंसानों में इस वक्त कौन से बदलाव हो रहे होंगे? आज से हजारों साल बाद का इंसान कैसा